हैरी पॉटर बुक्स की सबसे अंडररेटेड स्टोरी लाइन्स में से एक है हरमाइनी का स्प्यू मूवमेंट। जब लोग ट्रिविज़िट टूर्नामेंट की चमक धमक में बिजी थे, हरमाइनी खामोशी से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रही थी, एक ऐसी क्रांति जो मूवी में नहीं दिखाई गई। लेकिन अगर HBO ने इसे हाईलाइट किया तो हरमाइनी सिर्फ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं, एक एक्टिविस्ट बनकर उभरेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप स्टोरी लाइन्स की जो हैरी पॉटर मूवीज में नहीं थीं, लेकिन HBO की न्यू सीरीज में आ सकती हैं। ये हिस्से कहानी को गहराई देते हैं और इमोशनल बनाते हैं। तो चलिए करते हैं एक सफर हॉगवर्ट्स की उन गलियों का जहां कैमरा कभी नहीं गया। स्टोरी लाइन नंबर 1। हरमाइनी ग्रेंजर ने बुक 4 में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, स्प्यू, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एल्विश वेलफेयर, SPEW, यानी हाउस एल्व्स के हक के लिए हरमाइनी की छोटी सी लेकिन पैशनेट लड़ाई। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में जब हरमाइनी हॉगवर्ट्स के किचन्स में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे हाउस एल्व्स बिना किसी पैसों के, बिना किसी रिकॉग्निशन के दिन रात काम कर रहे हैं। वो खुद को इस काम में खुश दिखाते हैं, लेकिन हरमाइनी को लगता है कि उनके साथ एक सिस्टमैटिक स्लेवरी हो रही है, जिसमें उनको इतना ज्यादा कंडीशन कर दिया गया है कि वो अपनी आजादी भी नहीं मांग रहे। इसी इमोशनल मूवमेंट के बाद हरमाइनी बनाती है एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, SPEW। उसका गोल सिंपल है, हाउस एल्व्स को प्रॉपर सैलरी और छुट्टियां मिलनी चाहिए, उनके राइट्स के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए और सबसे जरूरी उनकी आजादी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। रॉन हंसता है, हैरी कंफ्यूज्ड है और बाकी स्टूडेंट्स को ये पूरा आइडिया ओवर रिएक्शन लगता है। इवन द हाउस एल्व्स खुद ऑफेंड हो जाते हैं जब हरमाइनी उनकी तरफ से लड़ती है। ज्यादातर लोग हरमाइनी को एक पढ़ाकू या रूल फॉलोअर समझते हैं, लेकिन स्प्यू वाला आर्क दिखाता है कि उसमें एक एक्टिविस्ट यानी क्रांतिकारी का स्पिरिट है। वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करती, चाहे सामने वाला इंसान हो या मैजिकल क्रीचर। वो खुद प्रिविलेज्ड हॉगवर्ट्स स्टूडेंट्स में से एक है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए आवाज उठाती है जो मजलूम है। अगर HBO हैरी पॉटर सीरीज में ये आर्क दिखाता है तो हरमाइनी का कैरेक्टर ज्यादा रेलेवेंट लगेगा, क्योंकि मॉडर्न ऑडियंस एक्टिविज्म, सोशल जस्टिस और प्रिविलेज जैसे टॉपिक्स पे अवेयर है। इमेजिन करिए एक सीन जहां हरमाइनी स्प्यू के बैजेस बनाकर बांट रही है, लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में वो स्पार्क है जो सिर्फ तब आता है जब आप किसी मुद्दे के लिए पैशनेट हों। दैट्स पावरफुल टेलीविजन। स्टोरी लाइन नंबर 2। पीव्स द पोल्टरगाइस्ट, हॉगवर्ट्स का असली प्रैंकस्टर। पीव्स कोई नॉर्मल गोस्ट नहीं है, वो एक पोल्टरगाइस्ट है, यानी एक मिस्चीवियस स्पिरिट जो सिर्फ शैतानी और हंगामा मचाने के लिए बना है। वो ना तो किसी हाउस का है, ना किसी रूल को मानता है। उसका काम सिर्फ एक ही है, हॉगवर्ट्स में हंगामा करना। वो पेंटिंग्स को उल्टा घुमाता है, शैंडलियर से लटक जाता है, स्टूडेंट्स के सर पर इंक गिराता है, टीचर्स को चिढ़ाता है। फिल्च यानी हॉगवर्ट्स के केयर टेकर से उसकी दुश्मनी आइकॉनिक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो अम्ब्रिज की पूरे हॉगवर्ट्स के सामने बेइज्जती करता है। मूवीज में पीव्स बिल्कुल ही नहीं दिखाया गया, ना कोई सीन, ना रेफरेंस। एक्टर रिक मायल को कास्ट भी किया गया था, लेकिन पहली फिल्म की शूटिंग के बाद ही उनका पूरा रोल कट कर दिया गया। वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ होने वाली लड़ाई में पीव्स भी शामिल था। इंक, कुर्सियां, झूमर, ये सब हथियार बन जाते हैं। ये सीन सिर्फ फनी नहीं, इमोशनल भी है, क्योंकि हॉगवर्ट्स का एक असली रेजिडेंट अपने स्कूल के लिए लड़ रहा होता है। अगर HBO सीरीज बुक्स को फॉलो करती है तो पीव्स को लाना जरूरी है। वो सिर्फ कॉमेडी रिलीफ नहीं, हॉगवर्ट्स का एंशिएंट हिस्सा है। उसके सीन्स शो में एक केओटिक एनर्जी लाएंगे, स्पेशली अम्ब्रिज और फिल्च के आर्क्स में। वो फाइनल बैटल में एक सरप्राइजिंग हीरो बन सकता है। स्टोरी लाइन नंबर 3। सेंट मंगोज हॉस्पिटल फॉर मैजिकल मैलेडीज एंड इंजरीज। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में आर्थर वीजली पे एक सांप अटैक करता है। तब हैरी को ये ख्वाब में नजर आता है और उस सपने की वजह से उन्हें फौरन सेंट मंगोज लेकर जाया जाता है। तब बुक रीडर्स पहली बार इस जगह के बारे में अच्छे से जानते हैं। यहाँ क्रीचर्स के अटैक, जिंक्स से होने वाली गड़बड़ियाँ और डार्क मैजिक से हुए ट्रॉमा ट्रीट किए जाते हैं। हॉस्पिटल का हर वार्ड किसी न किसी मैजिकल इशू के लिए बना है, जैसे स्पेल डैमेज, क्रीचर इंड्यूस्ड इंजरीज, पोशन पॉइजनिंग, ऐसे ही और भी वार्ड हैं। यहाँ सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला पल होता है जब हैरी, रॉन और हरमाइनी इत्तेफाक से यहाँ नेविल लॉन्गबॉटम को देख लेते हैं। वो अपने पेरेंट्स से मिलने आया था। उसके पेरेंट्स फ्रैंक और एलिस लॉन्गबॉटम एक वक्त पर बहादुर ऑरर्स थे, लेकिन बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज ने उन्हें क्रूशियाटस कर्स से इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि उनका दिमाग हमेशा के लिए डैमेज हो गया।
यह नेविल की माँ अपने बेटे को एक टॉफी का रैपर देती हैं, जिसे वो बस हाथ में थामे रखता है। नो वर्ड्स, नो ड्रामा, सिर्फ तकलीफ। ये सीन नेविल के कैरेक्टर को एक ऐसी उदासी देता है जिसका सामना सिर्फ कोई हीरो ही कर सकता है। वो बस एक ऑकवर्ड बॉय नहीं है, वो एक वॉरियर है जो दर्द के साथ मुस्कुरा कर जीता है। मूवीज ने ना हॉस्पिटल दिखाया, ना नेविल के पेरेंट्स को, बस एक जिक्र था कि उन्हें टॉर्चर किया गया, लेकिन उस दर्द का विजुअल इम्पैक्ट हमें कभी नहीं मिला। HBO को सेंट मंगोज हॉस्पिटल शामिल करना चाहिए। ये सीन नेविल और हैरी दोनों के पेन को कनेक्ट करता है। हॉस्पिटल सीन्स रीडर्स को हॉगवर्ट्स के सेफ बबल से बाहर लेकर जाते हैं। ये रियल वर्ल्ड है जहां कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। विजिटिंग सोसाइटी में हेल्थ केयर कैसे काम करता है, डार्क मैजिक का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, ये सब डिटेल्स इस मैजिकल वर्ल्ड को रियल बनाती हैं। स्टोरी लाइन नंबर 4, द मराडर्स। जेम्स, सीरियस, लूपिन और पेडिग्रू की बैक स्टोरी। मूवीज ने मराडर्स को बस नाम तक ही लिमिट कर दिया, लेकिन बुक्स में इनका पास्ट एक पूरी मिनी सीरीज का मटेरियल है। जेम्स पॉटर, सीरियस ब्लैक, रीमस ल्यूपिन और पीटर पेडिग्रू, इन लोगों ने मराडर्स मैप बनाया, एक ऐसा मैजिकल मैप जो हॉगवर्ट्स के हर सीक्रेट कॉरिडोर, हिडन पैसेज और इंसान की लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक करता है, बिल्कुल किसी GPS की तरह। वो लाइन याद है, I solemnly swear that I am up to no good। मैं कसम खाता हूँ कि मैं गड़बड़ तो जरूर करूंगा। ये चारों दोस्त इल्लीगल तरीके से एनिमागी बन जाते हैं ताकि वो रीमस ल्यूपिन के साथ फुल मून पर रह सकें, क्योंकि तब वो वेयरवुल्फ बन जाता था। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। जेम्स बना स्टैग, उसे प्रॉन्ग्स कहते थे। सीरियस बना डॉग यानी पैडफुट। पीटर बना रैट, वर्म टेल। वहीं रीमस का कोड नेम था मूनी, क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ था। और फिर आया दर्द, जब दोस्ती टूटी और दुनिया बदल गई। पीटर पेडिग्रू का धोखा, उसने वोल्डेमॉर्ट को पॉटर फैमिली का सीक्रेट दिया, जिससे हैरी के माँ बाप मारे गए। सीरियस पे इल्जाम लगा और उसे बिना ट्रायल के एज़्काबान भेज दिया गया। ल्यूपिन एक अकेला वेयरवुल्फ बन गया, जिसका हर जगह से रिजेक्शन होता गया। अगर ये सब फ्लैशबैक्स अच्छे से दिखाए जाते हैं तो पता चलेगा कि हैरी की जनरेशन के पहले भी एक पूरी कहानी थी, जिसमें ब्रोमांस था, सैक्रिफाइस था, धोखा था। मूवीज ने मराडर्स मैप को दिखाया, लेकिन उसका ओरिजिन कभी नहीं बताया। सीरियस और ल्यूपिन की गहरी दोस्ती, उनके ट्रॉमा और पास्ट शेयर्ड हिस्ट्री पे कुछ ज्यादा नहीं मिला। पेडिग्रू सिर्फ एक डरपोक विलन लगता है, लेकिन उसका आर्क तब समझ में आएगा जब आप उसे एक इनसिक्योर दोस्त के रूप में देखेंगे। HBO को मराडर्स के फ्लैशबैक शामिल करने चाहिए। इससे वर्ल्ड बिल्डिंग होगी। हॉगवर्ट्स का 70s 80s एरा दिखाया जा सकता है, जो टोन के मामले में थोड़ा डार्क हो, रिबेलियस हो, इंटेंस हो। जेम्स को सिर्फ एक परफेक्ट डैड के रूप में नहीं, एक अकड़ू टीनेजर के रूप में दिखाया जा सकता है, जो धीरे धीरे सुधर गया। सीरियस ल्यूपिन की दोस्ती, एक गहरा और इमोशनल बॉन्ड, ये दोनों आगे चलकर हैरी के लिए परिवार की कमी पूरी करना चाहते हैं। स्नेप का दर्द, बुलिंग और उसका लिली के लिए प्यार, सब मराडर्स के फ्लैशबैक में ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। पेडिग्रू का धोखा भी तभी ज्यादा असरदार लगेगा जब हम उसका पास्ट देखेंगे। स्टोरी लाइन नंबर 5, डम्बलडोर, एक पावरफुल हेडमास्टर पर इंसान के तौर पर अपने माजी के गुलाम। हम सब डम्बलडोर को जानते हैं, समझदार, ताकतवर। वो हैरी के मेंटर थे, उससे हमेशा प्यार से बात करते थे। बुक्स के लास्ट पार्ट में यानी डेथली हॉलोज में डम्बलडोर की मौत के बाद उनके राज सामने आते हैं। पता चलता है कि वो सिर्फ एक पावरफुल विज़र्ड नहीं, एक टूटे हुए दिल के साथ जी रहे हैं। 3 अहम किरदार हैं, इन्होंने डम्बलडोर की जिंदगी बनाई और फिर सब तबाह हो गया। एरियाना डम्बलडोर, डम्बलडोर की छोटी बहन। एक ट्रॉमेटिक हादसे के बाद वो इमोशनली और मैजिकली अनस्टेबल हो गई थी। किताब में जिक्र है कि कुछ मगल लड़कों ने उसके साथ बेहद गलत किया था। तब एरियाना का रिएक्शन इतना पावरफुल था कि उसका जादू पर से कंट्रोल ही खत्म हो गया। उसका मैजिक कहीं दब गया, जिसे वो दोबारा नहीं पा सकी। इस हादसे के बाद उसने बोलना ही बंद कर दिया। एबरफोर्थ डम्बलडोर, एल्बस का छोटा भाई। उसे लगा एल्बस सिर्फ पावर के पीछे भाग रहा है, वो एरियाना की जिम्मेदारी उठाने में साथ नहीं दे रहा। दोनों भाइयों के बीच की टेंशन तब और ज्यादा बढ़ गई जब एरियाना मारी गई और डम्बलडोर ने इसका जिम्मेदार खुद को माना। गैलर्ड ग्रिंडलवाल्ड, डम्बलडोर की जिंदगी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता। एक दोस्ती जो ऑब्सेशन बन गई, एक आइडियोलॉजी जिसके हिसाब से विजर्ड्स मगल्स को रूल करेंगे। ऐसी दुनिया जहां विजर्ड्स का राज होगा। डम्बलडोर उस सपने का हिस्सा बन गए, कुछ वक्त के लिए।
कई लोग कहते हैं कि उनके बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ था, कुछ अनकहे इमोशंस। पर जब एरियाना मारी गई, सब कुछ खत्म हो गया। डंबलडोर का गिल्ट एक पूरा फ्लैशबैक डिजर्व करता है। मूवीज ने इस पूरे एंगल के सिर्फ ऊपर से रेफरेंस दिए, एरियाना का ज्यादा जिक्र नहीं किया। ग्रिंडेलवाल्ड से उनका कनेक्शन इमोशनल लेवल तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। ये स्टोरी लाइन फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज में छेड़ी तो गई, लेकिन वो टोन हैरी पॉटर से अलग था। अगर HBO 1 बुक इज इक्वल टू 1 सीजन के फॉर्मेट पर चले, तो सीजन 7 के फ्लैशबैक सीन्स में डंबलडोर का पास्ट एक पैरेलल स्टोरी लाइन के तौर पर चल सकता है। एरियाना, एबरफोर्थ, ग्रिंडेलवाल्ड और यंग एल्बस के आर्क्स को किसी महान ट्रेजेडी के लेवल पर दिखाया जा सकता है। मेरे पास आपको बताने के लिए हैरी पॉटर की ऐसी ही 5 और स्टोरी लाइन्स हैं, वो सब पार्ट 2 में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जिनके हाथ में कभी वॉन्ड तो नहीं थी पर दिल में हॉगवर्ट्स था। मैं मिलती हूँ अगले ब्रेकडाउन के साथ, तब तक मिसचीफ मैनेज्ड।